गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वन का ही अगला पार्ट। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर में पूरे जो एक शीत युद्ध का जो दौर चला था उसमें आगे कैसे पूरा विश्व दो ध्रुव में बट जाता है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन हब को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसको आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका था, दो गुट में बंट चुका था। और एक गुट जो था ये सोवियत संघ, जिसकी अगुवाई रूस कर रहा था। दूसरा गुट जो था वो अमेरिका। ठीक है, एक था समाजवाद और एक था पूंजीवाद। तो इसी तरीके से दोनों विश्व जो था अलग अलग दो हिस्सों पे अपना दबदबा बनाने लगे थे। और पूरे तरह से दो गुटों में पूरी दुनिया बट चुकी थी। ऐसे में अगर जो ये कहा जाए कि कोई रास्ता क्या है, क्या रास्ता हो सकता था ऐसे में किसी अन्य देश के लिए, तो अपनी सुरक्षा के लिए देशों ने क्या किया, छोटे छोटे देशों ने किसी एक महाशक्ति के साथ, दो महाशक्ति में से जुड़ जाने के लिए सब लोग तैयार हो गए। लगभग पूरे विश्व के बहुत सारे छोटे छोटे देश। तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से कैसे, कि अगर आप अकेले रहेंगे और कोई आपका पड़ोसी है, वो पड़ोसी कोई आप का एक देश जो है वो महाशक्ति के साथ जुड़ चुका है और आप वहां पे अकेले हैं, तो वो पड़ोसी आपको परेशान कर सकता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से वो अच्छी नहीं है। तो लगभग सभी देश किसी न किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाएं। तो ऐसा इन लोगों ने सबने विचार किया। ऐसा क्या हुआ कि जब जुड़ जानों के बीच में क्या हुआ कि इन देशों को हथियार और आर्थिक मदद मिलती थी महाशक्ति वाले देशों से। तो महाशक्ति वाले जो भी देश होते थे वो हथियार वगैरह इनको देते थे और बदले में इनके संसाधन का उपयोग करते थे। छोटे छोटे देशों के पास भी संसाधन होते थे। कहीं खनिज अच्छा है, कहीं की मिट्टी अच्छी है, तो कहीं पे उद्योग लगाने के लिए जगह अच्छा है। तो ये सब पर्पस के लिए महाशक्तियों को इससे फायदा होता था, महाशक्ति से छोटे देशों को फायदा होता था कि वो उनके साथ जुड़ने के बाद उनको सैन्य सुरक्षा और आर्थिक मदद ये सब करते थे। पूरे विश्व दो भागों में जुड़ जुड़ गए थे। आगे पूरी दुनिया दो खो में विभाजित हो चुकी थी। एक पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका के पक्ष लिया और पूर्वी यूरोप के अधिकतर लोग सोवियत संघ का पक्ष लिया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये थोड़ा सा मैप में आपको दिख रहा होगा कि कैसे पूरे शीत युद्ध के दौरान दो पार्टों में पूरा बट गया था पूरा विश्व। जो ये पीला वाला भाग दिख रहा है, ये मेनली ये सब था नाटो के सदस्य। नाटो में 32 देशों ने मिलके एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। न- ठीक है, तो वो नाटो जो अभी भी चल रहा है, 32 सदस्य हैं इसके में। तो ये पीले वाले जो भाग हैं, ये सभी अमेरिका के साथ जुड़ के एक नाटो सदस्य बनाए थे। जो पीला वाला सेक्टर है इसमें देख लीजिए, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, सभी लोग ये सब, पश्चिमी जर्मनी, इटली, रोम, बेल्जियम, लक्समबर्ग, तो ये सभी मिलकर के एक सदस्य बनाए थे जो थे ये नाटो सदस्य। अब जब नाटो इधर बनाया गया था तो इसी के साथ में एक बना था वार्सा पैक्ट, नाटो के एंगेस्ट में। तो नाटो का अगुवाई कर रहा था अमेरिका और वार्सा पैक्ट का अगुवाई कर रहा था यूएसएसआर, सोवियत संघ। जो ये सोवियत संघ था ये वार्सा पैक्ट की अगुवाई कर रहा था। तो ये जो लाल वाले जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, सभी छोटे छोटे सभी देश, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, बर्लिन, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, बुडापेस्ट, तो ये सब जो जुड़ गए थे। यूगोस्लाविया एक अलग था, ये कम्युनिस्ट देश था, तो यूगोस्लाविया नहीं जुड़ पाया था। लेकिन ये जितने रेड वाले भाग दिख रहे हैं ये सभी जुड़ गए थे सोवियत संघ से। ठीक है, अब देखिए, ये दो पार्टों में पूरा विश्व बट चुका था। अब इसमें कुछ संतुलन बनाने की बात है कि अवरोध क्या आया। हुआ क्या कि परमाणु युद्ध की सूरत में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विजेता कौन होता। अगर ये दोनों देश आपस में सामने से लड़ाई करते और परमाणु युद्ध की परमाणु हथियार का प्रयोग होता, तब ये तय करना असंभव था कि दोनों देशों में कौन जीतेगा। क्योंकि इन दोनों देशों के साथ ना परमाणु हथियार थे, और परमाणु हथियार जब भी चलेगा तो विश्व का विनाश करेगा, कहीं न कहीं किसी क्षेत्र को पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा। जैसा कि आप लोगों ने, जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु हथियार गिराया, परमाणु बम गिराया था,
हिरोशिमा और नागासाकी नागासाकी पे। तो इस तरीके से पूरे देश दोनों इस बात को समझा और युद्ध की रोकथाम करने के लिए प्रयास करने लगे कि नहीं, हम लोग आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, तुम भी परमाणु हथियार चलाओगे, हम भी परमाणु हथियार चलाएंगे। लेकिन ये बातें आपसी समझ की थी, किसी की एक कोई टेबल पे बैठ के इन बातों पे चर्चा नहीं हुई थी। ठीक है। अब देखिए, ये छोटे छोटे देश होते थे, किस कारण से बड़े देशों के साथ मिल जाते थे? क्योंकि छोटे छोटे देशों के पास संसाधन होते थे, महत्वपूर्ण संसाधन होते थे, जैसे तेल खनिज ये सब। और छोटे देशों का जो भूक्षेत्र होता था, उसको हथियार और सेना का संचालन करने के लिए महाशक्ति यूज करते थे। जैसे एक छोटा सा कोई देश है और वहां पे अपना एक सैन्य ठिकाना लगा दिया अमेरिका। तो अगर अमेरिका को किसी अन्य देश के साथ लड़ाई करनी है तो अपने देश से नहीं करेंगे, वो छोटे देशों से वहां पे लड़ाई करेंगे। तो जो भी जान माल की क्षति होगी, वो उन छोटे देशों का होगा। और ये सब के बदले में आर्थिक रूप से सहयोग करते थे। और एक तरीके से नाटो ऐसा कहा था कि नाटो का मतलब जो भी नाटो का सदस्य है, नाटो के किसी भी एक सदस्य पे अगर हमला होता है तो नाटो में के सभी सदस्य देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। तो इन कारण से सभी छोटे छोटे देश उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। तो पूरी दुनिया दो पार्टों में बंट चुकी थी, एक सोवियत संघ के रूप में और एक अमेरिका के रूप में। अमेरिका पूंजीवादी का सपोर्टर और सोवियत संघ समाजवादी का सपोर्टर। देखिए, छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाए जाते थे जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके। अब मान लीजिए कि आपका एक घर है, आप जिस घर में रह रहे हैं और वहीं पे बगल में एक पड़ोसी का घर है। अब पड़ोसी किसी अन्य घरों के साथ उनकी दोस्ती है, और जिनके साथ आपकी पड़ोसी की दोस्ती है उससे आपकी दुश्मनी है। तो आपका पड़ोसी क्या करेगा? जिससे आपकी दुश्मनी है वो क्या करेगा, आपके पड़ोसी के घर में आकर के आपकी जांच पड़ताल कर सकता है, आप पे नियंत्रण कर सकता है, आपकी देख रेख कर सकता है। और देख रेख करने का मतलब है जासूसी कर सकता है आपकी। और अगर लड़ाई की बात आई तो आपके पड़ोसी के साथ मिलके आपके साथ युद्ध कर सकता है, क्योंकि उतना दूर से तो आपके साथ युद्ध करने के लिए मुश्किल होता है उसे, लेकिन आपके बगल में बैठ करके वो आपकी आसानी से युद्ध कर सकता है। इसलिए छोटे देशों से महाशक्तियां जासूसी करते थे। देखिए, छोटे देशों को आर्थिक मदद मिलती थी इनसे। फायदा किसको होता था? आर्थिक मदद के रूप में छोटे देशों को होता था। इसी का एक जीता जागता उदाहरण था उस समय का क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा देश जो अमेरिका के तह से लगा हुआ है। 1959 में क्या हुआ, फिदेल कास्ट्रो क्यूबा में क्रांति करके अमेरिकी समर्थित सरकार को हटा दिया। क्यूबा में जो पहले सरकार चल रही थी वो अमेरिका के समर्थन से चल रही थी, और वहां के एक आंदोलन करके फिदेल कास्ट्रो 1959 में उस सरकार को हटा देते हैं। अब क्यूबा क्या करता है, सोवियत संघ के साथ मित्रता कर लेता है। सोवियत संघ जो कि अमेरिका का विरोधी। अब यही दोनों के बीच में तो युद्ध चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो ये तह में लगा हुआ है अमेरिका का पास है, अमेरिका का पड़ोसी देश है। और दोस्ती इसकी किसके साथ है? दोस्ती है इसके यूएसएसआर सोवियत संघ के साथ। यूएसएसआर के साथ इसकी दोस्ती है। तो अमेरिका ने क्यूबा के पास तुर्की और इटली में अपने परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखे थे। तो इनकी जो ये दोस्ती थी इनके साथ, लेकिन उससे पहले क्यूबा के पास में ही तुर्की और इटली है। तो अमेरिका ने क्या किया, क्यूबा के पास एक तुर्की और इटली है, उसमें अपने परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखे थी। तो क्यूबा की दोस्ती हो गई सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। और अगर इसकी बात करें, अगर आप मैप में देखें तो एक छोटा सा देश है क्यूबा। यहाँ पे देखिए, ये है क्यूबा, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इधर है सोवियत संघ। ये वाला जो पार्ट है रसिया वाला पूरा इधर ये सोवियत संघ है। ये सब में यूक्रेन वगैरह इनके साथ ये सब जुड़े हुए देश हैं। अब यहाँ है क्यूबा, अमेरिका यहाँ है, सोवियत संघ यहाँ है, पड़ोसी ये क्यूबा देखिए अमेरिका का है। और दोस्ती इसके किसके साथ है? सोवियत संघ के साथ। ये जो सेक्शन है यूएसएसआर का, इनकी दोस्ती इसके साथ है। इससे पहले टर्की देखिए यहाँ पे। तो टर्की में यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ने पहले अपनी परमाणु मिसाइलें बांध रखी थी। इसके बदले में क्या किया, ये पहले यहाँ कब्जा भी किसका था? एक तरीके से अमेरिका के समर्थित यहाँ सरकार थी। लेकिन कास्ट्रो ने क्या किया कि यहाँ पे एक आंदोलन करके उनकी सरकार को उखाड़ फेंका और अपनी दोस्ती कर ली सोवियत संघ से। अब जब इनकी दोस्ती हो गई सोवियत संघ से, तब
प्रॉब्लम होने लगी अमेरिका को, जो कि अक्सर होता है। अभी भी अगर जो देखा जाए तो भारत के साथ अगर दोस्ती है तो अमेरिका उधर परेशान हो जाते हैं। अभी पुतिन भारत आए और उधर उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। जो हमारे चावल वगैरह वहाँ काफी महंगे रेटों में बिकते थे, अच्छे, सभी लोग उनको चाहते थे क्योंकि भारत की चावल बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने अब चावल पे टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो अभी भी हमारी रूस से अच्छी दोस्ती है और अमेरिका से भी दोस्ती है, लेकिन उस तरीके की नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये था तो नजदीक में अमेरिका का, लेकिन इसका जुड़ाव किसके साथ हो गया? सोवियत संघ के साथ। और जैसे ही इनका जुड़ाव सोवियत संघ के साथ होता था तो सोवियत संघ उसे आर्थिक और वित्तीय हर तरीके की इसको सहायता देता था। अप्रैल 1959 को क्या हुआ कि सोवियत संघ के नेताओं की यह चिंता होने लगी कि अमेरिका क्यूबा पे हमला कर देगा, क्योंकि वहां पहले क्यूबा पे अमेरिका का समर्थित सरकार था। जब इनको ऐसा लगा तो 1962 में सोवियत संघ के नेता एक थे निकेतन और क्रुश्चेव, ये दोनों ने क्या किया, क्यूबा में अपना एक मिसाइल लगा दिया। अगर हम इनकी बात करके कौन कौन उस समय क्या चल रहा था जब क्यूबा का मिसाइल संकट आया था और क्यों इसे क्यूबा का मिसाइल संकट से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों जाने जाता है ये। उस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी वहां के राष्ट्रपति थे, और सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता निकिता क्रुश्चेव, और क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो। तो ये तीनों उस समय के तत्काल के रूप में, उस समय के रूप में नेता थे। अब अमेरिका के खिलाफ सोवियत संघ ने जैसे ही पता चला कि उन्होंने एक मिसाइल तैनात कर दी क्यूबा में। वो जो क्यूबा था वहां पे इन्होंने मिसाइल तैनात कर दी। कौन? सोवियत संघ। सोवियत संघ यहाँ, क्यूबा यहाँ, अमेरिका यहाँ। तो पहले ही अमेरिका ने टर्की में अपने मिसाइल परमाणु हथियार रख रखे थे कि अगर कुछ होता है तो हम इस पे हमला कर देंगे। इसके जवाब में सोवियत संघ ने क्या किया, क्यूबा में अपने मिसाइल तैनात कर दी कि अगर कुछ भी होता है तो हम अमेरिका को यहीं से ठोक देंगे। तो इसका एक जवाब के रूप में इन्होंने यहाँ पे मिसाइल तान दी। और इस बात अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता चला कि क्यूबा में सोवियत संघ ने हमारे खिलाफ परमाणु हथियार तैनात कर दी है। और वहां के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, वो युद्ध लड़ने से हिचकिचा रहे थे कि कहीं हम युद्ध युद्ध हार ना जाए। अगर जो हम अब क्यूबा पे हमला करेंगे तो सोवियत संघ क्यूबा को सपोर्ट करेगा, तो जिससे हम युद्ध हार भी सकते हैं। अमेरिका ने क्या किया, अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत संघ जहाजों को रोका जा सके। और सोवियत संघ की जहाजें सामान वगैरह लेके क्यूबा को सपोर्ट करती थी आर्थिक रूप से, खाद्यान्न रूप से, सैन्य रूप से। परमाणु हथियार ऑलरेडी वहां पे तान रखे थे, तो हर तरीके से इसको सोवियत संघ सपोर्ट करती थी। तो अब उसके जितने भी जंगी बेड़े आते थे हथियार वगैरह लेके, सबको इसने रोक दिया। तो सोवियत संघ से जाने वाले जहाजों को इन्होंने रोक दिया ताकि क्यूबा को कमजोर किया जाए। अब उस समय स्थिति ऐसी बन गई थी दोनों देशों के बीच में कि पूरी दुनिया को लगने लगा था कि अब युद्ध होके रहेगा, तृतीय विश्व युद्ध अब होगा ही होगा। लेकिन युद्ध हुआ नहीं। दुनिया इस तरीके से तीसरे विश्व युद्ध से बच गया। तो इसी जो ये जो घटना हुई थी, इसी घटना को कहा जाता है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा का मिसाइल संकट, कि जहां पे टर्की में अमेरिका ने परमाणु हथियार तान रखे हैं और सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने परमाणु हथियार तान रखे हैं अमेरिका के खिलाफ। तो अगर थोड़ी सी एक गलती, जिसकी अगर चाहता तो ये सोवियत संघ वहां पे चला भी सकता था परमाणु हथियार, क्यूबा से संचालित भी कर सकता था, क्योंकि 3 सप्ताह तक अमेरिका को खबर भी न लगी कि हाँ यहाँ पे क्यूबा में परमाणु हथियार हमारे खिलाफ ताने हुए हैं। तो इस तरीके से वो विश्व युद्ध होने से बच गया। पूरी दुनिया शांति के चैन की सांस लेने लग गई। और ये चरम बिंदु था मिसाइल संकट का, शीत युद्ध का। अब देखिए, ये जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था ना, तो पूरी दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी। तो अपने अपने सैनिक गठबंधन बनाने शुरू करती है। जैसे अमेरिका ने एक बनाया नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में इसका स्थापना हुआ था। इसमें शुरुआत जब की गई थी, टोटल उसमें 12 देश थे। अभी इसमें 32 देश शामिल हैं नाटो सदस्य, जिसकी अगुवाई एक तरीके से करता है अमेरिका।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पश्चिमी यूरोप देशों के आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में मजबूत करना। पूरे ये नाटो का मेन उद्देश्य ही यही था कि सैन्य के रूप में और आर्थिक रूप में आपस में सभी लोग एक मिल के एक रहेंगे, हमारा आर्थिक विकास ज्यादा होगा, सैनिक विकास ज्यादा होगा। मतलब किसी एक देश के सैनिक अगर किसी के साथ युद्ध होता है तो उसके सैनिक दूसरे एक आपस में जो 32 देश थे उन देशों में सभी लोगों ने मिलकर आपस में इसको सहयोग करेंगे। और नाटो ने यह घोषणा कर दिया था कि उत्तरी अमेरिका अपना यूरोप के इन देशों में से किसी एक पे अगर हमला होता है तो संगठन उसमें शामिल सभी देश उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे। कि मतलब किसी एक देश के साथ अगर कोई भी हमला होता है तो पूरे देश उसको अपने ऊपर का हमला मानेंगे। ठीक है। और वर्तमान में अभी 32 सदस्य हैं नाटो के। इसी के ऊपर नाटो बहुत उछलते हैं सभी देशों के कि हम तो बहुत ताकतवर देश हैं। ठीक है। और अभी तत्काल में इस समय वर्तमान में नाटो देश और भारत कुछ अलग ही चल रहे हैं। नाटो देशों में भारत का व्यापार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। भारत उनको उस तरीके का भाव नहीं देता जिस तरीके के भाव चाहते हैं। भारत अपने आप में एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र है। तो अक्सर नाटो देशों के साथ भारत के संबंध जो है वो बनते बिगड़ते रहते हैं। इसी की अंगेस्ट में एक बना सियाटो। सियाटो का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्व संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशिया टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाया यूएसएसआर ने। और इसमें दक्षिण पूर्व के एशिया की सामूहिक रक्षा के लिए बनाया गया था। और इसकी स्थापना हुई 1954 में, सितंबर 1954 में। उसकी हुई थी 1949 में। तो इसके बाद लगभग 5 साल के बाद बना सियाटो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सियाटो बनाने का? पूर्व एशिया में बढ़ते हुए चीनी वेग को रोकना। चीन जो बढ़ रहा था उसको रोकना था और आगे आगे की तैयारी करनी थी। इसमें फिलीपीन, थाईलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका आदि शामिल थे सियाटो में। एक बना सेंटो। सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहले नाम था बागदाद पैक्ट, जिसमें तुर्की और ईरान भी थे। बाद में इसका नाम बदल के कर दिया सेंटो। सेंटो का अगर बात किया जाए सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहले नाम था बागदाद पैक्ट। और 1955 में इस संगठन में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ईरान और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। कब? 1955 में। ये बना था कब? 1955 में। लगभग इसमें 5 देश शामिल हो गए। और बाद में इराक इससे आगे निकल गया। और इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य था रूस की शक्ति को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकना। रूस की जो ताकत थी यूएसएसआर की, वो दक्षिणी क्षेत्रों में जो बढ़ रही थी, इसको इनको प्रमुख कार्य था सेंटो को रोकना। 1955 में ये बनी थी और अगुवाई उसकी कर रहा था अमेरिका। तो देखिए अगर जो बात करें, जब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तो अमेरिका ने सपोर्ट किया था पूंजीवाद गुट का और सोवियत संघ समाजवादी गुट का। तो एशियाई और अफ्रीकी देश उपनिवेशवाद से मुक्त होकर स्वतंत्र हुए थे अभी अभी। जैसे अफ्रीकी देश, भारत, अन्य देश, बहुत सारे देश ऐसे थे जो अभी अभी आजाद ही हुए थे उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय या द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद। तो इन राष्ट्रों ने यह निश्चय किया कोई किसी भी सैन्य या राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं होंगे। न तो अमेरिका की तरफ जाएगा, न सोवियत संघ की तरफ जाएगा। और बहुत सारे देश ये सब चाहते थे कि हमारे साथ इन लोग जुड़े। अब अगर हमारे साथ अगर नहीं मिलता है, हमारे पार्टी में अगर नहीं आता है, हमारे गुट में नहीं शामिल होता है, तो हमसे उसकी दोस्ती अच्छी रहे। तो उसी में एक देश था भारत भी। तो ऐसे देश जो लोग किसी महाशक्ति के साथ नहीं मिले, अलाइनमेंट उनका नहीं हुआ, तो वैसे देशों को कहा गया गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। और ऐसे देशों को कहा गया गुट निरपेक्ष राज्य, जिसमें भारत भी शामिल था। ठीक है। तो भारत ने किसी भी देश का साथ नहीं दिया, उस तरीके से जाकर के गुट में नहीं मिला। क्योंकि अगर आप बड़े देशों के साथ जाकर मिलते हैं तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। आपकी कुछ अपनी आइडेंटिटी नहीं रह जाती है। जैसे अगर आपकी दोस्ती एक बहुत बड़े लोगों के साथ है, उनके साथ अगर उठना बैठना है तो आपकी मदद तो हो जाएगी, जो बड़े लोग हैं आपकी मदद तो कर देंगे, लेकिन आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। आपको आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है उस तरीके से। जैसे कहा भी जाता है कि अगर आप बड़े देश के साथ हैं तो कभी भी आपको गुलाम बना सकता है। क्योंकि आपको ये शुरुआत में बहुत फैसिलिटी देगा, एक समय आने के बाद आपको
एक अपने फायदे के लिए प्रयोग करेगा। जब आप उसको नहीं अपना उपयोग होने देंगे अपने संसाधन का या अपने उन सैन्य शक्तियों का, तो आपको गुलाम भी बना सकता है, क्योंकि वो ताकतवर देश है और अन्य देशों का उस समय उनको साथ होता था। तो इसी स्थिति में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कुछ देशों ने, जो नए नए अभी आजाद हुए, और ये सब देशों ने में एक भारत भी शामिल था। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? वो किसी भी महाशक्ति या सैन्य शक्ति से अपने आप को नहीं जोड़ना, बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। अपनी विदेश नीति रहेगी, हम अपने तरीके से देश चलाएंगे, हमारी देश हमारी नीति। तो इसका मतलब था गुटनिरपेक्ष जो थे ये न्यूट्रल होते थे, तटस्थ होते थे, बल्कि विश्व शांति स्वतंत्रता में सहयोग के पक्ष में होते थे, कि विश्व में कोई युद्ध ना हो, शांति वार्ता बनी रहे, सभी देशों के साथ व्यापार अच्छे हों। लेकिन हम किसी एक गुट के मेंबर नहीं रहेंगे, हम अपना खुद ही एक गुट है, हमारा देश हमारा अपना है, हम किसी बड़े देशों के साथ ग्रुपिंग में नहीं जाएंगे। तो जिसमें एक भारत भी शामिल था, वो आज भी है। तो गुट निरपेक्षता का जो एक आंदोलन कहा जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, एक्चुअली कोई आंदोलन नहीं, ठीक है, कि किसी के खिलाफ हुआ हो। आंदोलन होता है किसी चीजों के खिलाफ। लेकिन ऐसा कहा गया कि अगर बात किया जाए तो इस आंदोलन की जो जड़ था यूगोस्लाविया था, ठीक है। तो इस आंदोलन का जो जड़ था यूगोस्लाविया, ठीक है। इस आंदोलन का जड़ किसे कहा गया? यूगोस्लाविया को कहा गया। और इसके एक थे जोसेफ ब्रॉज टिटो, यूगोस्लाविया के, और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे। और मिस्र मिस्र के थे गमाल अब्दुल। ये लोगों ने मिलकर 1956 में एक मीटिंग करते हैं। और इंडोनेशिया के एक थे सुकार्नो, और घाना के थे बामो एन क्रूमा। तो इन लोगों ने मिलके इस मीटिंग के सभी लोगों ने इनका एक स्वागत किया इस मीटिंग का, कि हम लोग किसी देश के साथ नहीं रहेंगे, हम लोग गुटनिरपेक्ष नीति अपनाएंगे। और इसी तरीके से ये पांचों इसके संस्थापक कहलाए। ये पांचों इसके संस्थापक कहलाए। किसके? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। लेकिन ये तो कोई आंदोलन था ही नहीं, बस इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया था कि हम किसी के साथ अपनी दोस्ती नहीं करेंगे, हमारी देश हमारी नीति। तो पहला जो गुट निरपेक्ष का जो आंदोलन हुआ, पहली जो मीटिंग हुई थी, ये हुई थी 1956 में। 1956 के बाद 1961, ये वही दौर था जब क्यूबा आजाद हुआ था अमेरिकी संतुलन से, मतलब अमेरिका के वर्चस्व से। तो इन्होंने एक गुट निरपेक्ष का एक सम्मेलन किया 1961 में, और ये सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। और ये तीन बातों का इसका था, इसमें 5 देश के सहयोग बना था, और शीत युद्ध का जो प्रसार था, इसके बढ़ते हुए दायरे को रोकना था, कि ये शीत युद्ध बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच में, इसको रोकना है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे जो नए नए देश हुए थे, जैसे अफ्रीकी, भारत, ये सब जो थे, इन लोगों का, नए नए देशों का जो उदय हुआ था, जो अभी अभी आजाद हुए थे, इन लोगों को मदद। ये सब विकासशील देश होते, विकासशील देश थे, क्योंकि अभी नए नए आजाद हुए थे। तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में जो शामिल हुए थे, ये हुए थे 25 सदस्य देश शामिल। लेकिन जब इसकी मीटिंग हुई थी, जब गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो शुरुआत हुआ था, शुरुआत में पहला, तो ये हुए थे 1956 में। लगभग 5 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। और जो पहला सम्मेलन होता है 1961 में, तो इसमें 25 देश शामिल होते हैं, इनका साथ दिया। और जिसमें एक भारत के नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जैसे जैसे समय जब गुजरने लगा, तो इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, और इसका जो 18वां सम्मेलन हुआ अजरबैजान में 2019 में, इसमें 120 सदस्य देश शामिल, और 17 पर्यवेक्षक देश थे। पर्यवेक्षक देश का मतलब ये होता है कि जब ये लोग सम्मेलन करते हैं, तो अन्य देश का, वो कोई भी देश हो पूरे विश्व का, उनको जो ये गुट निरपेक्ष का सम्मेलन में शामिल नहीं देश है, लेकिन इन लोगों को पर्यवेक्षक के तौर पे बुलाते हैं, कि आइए हमारे मीटिंग में बैठिए, हमारे नीति को समझिए, और इसमें किसी भी रूप में, परोक्ष रूप से या उच्च रूप से, जैसे भी हो आप मदद कीजिए। तो अगर संस्थापक की बात करें, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के, जोसेफ ब्रेट टिटो यूगोस्लाविया, गमाल अब्दुल मिस्र के, सुकर्नो इंडोनेशिया के, और क्वामे नक्रुमा घाना के, ये पांचों इसके संस्थापक कहलाए, ठीक है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की इन्होंने नींव रखी और शुरुआत किया गया था। मीटिंग हुई थी 1956 में, और पहली जो एक शुरुआत की गई, नींव जो रखी गई 5 देशों के साथ, ये 1961 में रखी गई, ठीक है। तो इन नेताओं ने मिलकर बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था, और पहला 25 सदस्य देश थे, और फिर बाद में 120 हो गए। इसका उद्देश्य क्या था?
ये जो गुट निरपेक्ष जो बना था गुट निरपेक्ष का, तो इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, नॉन अलायंस जो था ये नॉन अलायंस, तो इसके जो मेन उद्देश्य था विश्व शांति स्थापित करना, पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। दूसरा था औपनिवेशिक, औपनिवेशिक जो शासन था साम्राज्यवाद का विरोध करना, मतलब कोई भी देश अगर किसी को गुलाम रखा है वहां औपनिवेशिक शासन चला रहा है तो उसका विरोध करना था, किसका, गुटनिरपेक्ष टीम का। सभी देश की स्वतंत्रता और समानता का समर्थन करना, सभी देश अपने आप में स्वतंत्र हैं और वो सभी देश एक समान, वो इन चीजों के समर्थन करते थे। कौन लोग, ये गुटनिरपेक्षता वाले लोग। युद्ध हथियार के दौर और परमाणु हथियारों का विरोध करना, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो सभी देश जो ये दो गुटों में बटे हुए थे, तो यूएसएसआर और अमेरिका, सभी लोगों ने बहुत सारे एक हथियारों की दौड़ चला, किसके पास कितना ज्यादा हथियार, एक ताकत बनाने की, कि अगर हमसे लड़ाई किए तो हम तुमको हरा देंगे, दूसरा देश भी यही सोच रहा है, अगर तुम हमसे अगर जो कुछ किए तो हम तुमको हरा देंगे। तो इस तरीके से पूरे जो विश्व में था ना, एक तरीके से हथियारों का दौर शुरू हो गया। तो सभी जैसे यूएसएसआर का विघटन का कारण भी यही बना, सभी लोगों ने भी हथियार पे ही अपने जोर लगाने लग गए, कि जितना हो सके जितना जितना हथियार जमा करो, सारे पैसे जो है हथियार पे, और सैन्य ताकत, लड़ाई झगड़ा में क्या होता है, तो सैन्य ताकत और हथियार पे ही जोड़ दिए सारे, निवेश उसी में करते गए। तो अन्य देशों की जो चिंता थी, जो उसमें 15 देश जो बने हुए थे उसमें सोवियत संघ में, उन लोगों के और नीति जैसे स्कूल शिक्षा सुरक्षा ये सब के बारे में, अस्पताल ये सब के बारे में कम सोचे, कम इन्वेस्टमेंट वो सब में किया गया, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट हथियार में ही किए जा रहे थे, तो घाटा देश को हो रहा था। और और सबसे बड़ी बात कि युद्ध तो हो भी नहीं रहा था, लेकिन स्थिति हर समय बनी रहती थी कि युद्ध कभी भी हो सकता है। तो विकासशील देशों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ाना भी था, जितने भी नए देश थे उन लोगों के बीच में एकता बढ़ाना था, और अंतरराष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना था, जो भी इंटरनेशनल लेवल के विवाद है उसको सही तरीके से समाप्त करना। भारत और गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, तो इसके जो नेतृत्व करता देश रहा, नेतृत्व कौन कर रहा था गुट निरपेक्षता का, तो भारत कर रहा था। तो एक तरीके से उस समय, अब देखिए, एक तीसरी गुट का उदय हुआ था जिसका नाम था गुट निरपेक्ष, कि हम किसी भी देश में शामिल नहीं है और ना हमारे देश उसी में शामिल, बस हमारे विचार को लोग समर्थन कर रहे हैं। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, भारत। और भारत के नेता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस नीति को भारत के विदेश नीति का मूल सिद्धांत बनाया है। अब भारत की इसमें भूमिका क्या रही, भारत ने किसी भी गुट का सदस्यता नहीं लिया, न तो अमेरिका के गुट का और न सोवियत संघ के गुट का। अब भारत ने क्या किया, शांति सहयोग और संवाद की नीति अपनाई, कि जहां भी कुछ भी दिक्कत होगा हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, और कैसे इसको, कुछ भी उलझन है तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा। इससे क्या हुआ कि भारत ने विकासशील देशों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक उठाया। जितने विकासशील देश थे तो इंटरनेशनल लेवल तक भारत ने इनकी आवाज को उठाया और आगे बढ़ाया। अगर इस आंदोलन की बात करें तो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, गुटनिरपेक्ष देश जितने भी थे, और सभी के साथ अपना मित्रवत संबंध बंधाए, चाहे वो किसी भी गुट के हो। भाई, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम भी हमसे दुश्मनी नहीं करो, तुम लोगों की आपस की लड़ाई है, आपस में देखो, हम किसी के साथ नहीं। तो ना तो हम अमेरिका के साथ थे उस समय और ना हम रसिया के साथ थे, लेकिन जब भी हमें जरूरत होती थी तो हम किसी से भी अपने दोस्ती कर सकते थे और अपने फायदे और उनके फायदों के बारे में सोच सकते थे। जैसे 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो सोवियत संघ, रूस हमें बहुत मदद किया था। अपने जंगी बेड़ों को हमारे मदद के लिए उन्होंने बंगाल की खाड़ी में उतार दिया और लगभग सालों बाद वो जंगी बेड़े वहां से ले गया, और जबकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का। तो शीत युद्ध की राजनीति से इन लोगों ने दूरी बनाए रखा, कि हम शीत युद्ध की राजनीति में नहीं है भाई, आप लोग अपना देखो, आपस में आप लोग का क्या चल रहा है। फर्स्ट में लगता है कि लड़ाई युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में ये इन्होंने समानता पे बल दिया, विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना, जितने नए देश थे सभी के बारे में सोचना, सभी के हित के बारे में बात करना। इसका महत्व क्या हुआ, कि मदद मिली विश्व शांति बनाने में, विकासशील देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का अवसर मिला, औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में, जो देश उपनिवेश था, जो देश गुलाम थे, उनको स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिली गुटनिरपेक्ष देशों से। विश्व शांति में, विश्व में शक्ति संतुलन बना रहा, और भारत जैसे देशों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनी। तो ऐसा गुटनिरपेक्ष की अगुवाई कर रहा था भारत, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके नेता थे, तो पूरे विश्व लेवल पे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। आलोचना भी हुआ इसका गुटनिरपेक्ष देशों का, क्योंकि
व्यवहार कभी कभी ऐसा हुआ कि कभी कभी किसी गुट के करीब आ गए। कुछ देश ऐसे थे जो किसी भी गुट के करीब जा रहे थे, जैसे चीन। कहा जाता है भारत भी 1971 की लड़ाई में भारत का भी साथ दिया था रूस ने। ये भी कहा गया था कि तुम उस गुट के हो, लेकिन गुट की सदस्यता नहीं, जरूरत पड़ा हमने उससे मदद ली, इसमें क्या दिक्कत है। तो महाशक्तियों के दबाव में ये जो नाम नाम की जो गुट थी, नन अलायंस वाली, तो ये कभी कभी निष्क्रिय रहे कि भाई कोई मतलब नहीं है हमें। महाशक्ति हमें कुछ भी कहे, वो कहता था मेरे साथ आ जाओ, वो कहता था उससे मदद ले लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन लोग शांत रहे, न्यूट्रल रहे, हमें नहीं मतलब किसी से। तो ये जो देश थे गुटनिरपेक्ष, तो इसमें एकता समय के साथ कमजोर होती गई धीरे धीरे। और आर्थिक मामलों में इसकी आपसी सहयोग सीमित रहा। आर्थिक रूप से, क्योंकि आपस में इन लोगों का कोई ऑर्गेनाइजेशन गुट था नहीं, बस एक दोस्ती थी, एक विचार का समर्थन था। तो धीरे धीरे ये चीजें, सहयोग जो नीति थी, आपसी सहयोग की नीति, ये उतनी सक्सेस नहीं हो पाई जितनी होनी के चाहिए। अगर बात करें अभी कि इसका रिलेवेंस अभी क्या चल रहा है, तो भले ही शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन शीत युद्ध का दौर जैसे ही समाप्त हुआ 91 में, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, मतलब सोवियत संघ जो सभी देशों का एक समूह था वो टूट जाता है। तो वैचारिक रूप से अमेरिका का इसमें जीत होती है, लेकिन हार यूएसएसआर की भी नहीं होती। उनकी आपसी, उनकी नीतियों की वजह से यूएसएसआर का विघटन होता है। तो अगर हम बात करें वर्तमान में, तो ये स्वतंत्र विदेश नीति का एक प्रतीक था गुटनिरपेक्षता, कि हम किसी भी देश में शामिल नहीं है। विश्व शांति और समानता और सहयोग की नीति को आगे बढ़ाने के लिए मदद किया पूरे विश्व में। आधुनिक युग में अभी भी अगर देखें, तो छोटे देशों को बड़े देशों के दबाव से बचाने में यह उपयोगी है। कोई भी छोटा देश है, जैसे अमीर पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, अमेरिका उसको मदद करने को तैयार है। चीन उसको मदद करने को तैयार है। अन्य देश और भी अरब के कुछ कंट्रीज हैं जो उसको मदद करने को तैयार रहते हैं हमेशा। तो ये छोटा सा देश है, सभी लोगों से मदद लेगा तो एक आगे चल के ऐसा देश गुलाम भी हो सकता है, दबाव में आ जाता है, कभी बोलता है कि रूस के साथ दोस्ती नहीं करो। उसकी जो अपनी स्वतंत्रता है ना, स्वायत्तता, वो खत्म हो जाती है छोटे देशों के बड़े देशों के साथ मिलने के बाद। इस तरीके से खत्म हो जाती है कि जैसे आपका अपना कुछ है ही नहीं, आपका देश का डिसीजन मेकर कोई और है। चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है अमेरिका में कि उसकी सारी शक्ति जो है, देखा जाता है तो अमेरिका कभी चाइना कंट्रोल करता है तो कभी अमेरिका कंट्रोल करता है। और ओवरऑल पाकिस्तान में ऑलरेडी वहां जो पूरी जो कंट्रोल करता है, वहां की सेना करती है कंट्रोल। तो ऑलरेडी वो सेना के कंट्रोल में है देश। लोकतंत्र नाम मात्र का है, ना के बराबर कि हाँ जी हम लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और प्लस आर्थिक की वजह से, आर्थिक नीतियों पाकिस्तान की ऐसी है कि उसकी वजह से बहुत सारे देशों के दबाव में आ जाते हैं। तो ये जो गुटनिरपेक्ष युद्ध था, ऐसी चीजों के दबाव में आने से बचने में मदद किया। निष्कर्ष इसका क्या निकला गुटनिरपेक्ष देशों का? तो पूरे राजनीतिक नीति नहीं थी, गुटनिरपेक्षता एक राजनीतिक नीति ही नहीं थी, बल्कि विश्व शक्ति, विश्व का मानवता का एक प्रतीक था। विश्व शांति के मानवता का एक प्रतीक था, और स्वतंत्रता इनका एक आदर्श सिद्धांत था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। भारत के साथ साथ जितने भी विकासशील देश थे, ये सभी नीति आज भी मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में बनी हुई है कि भाई कोई बड़े लोगों के साथ नहीं मिलो, फायदा लो, फायदा दो, दोनों को जहां फायदा हो दोस्ती करो, लेकिन ज्यादा दोस्ती नहीं। बड़े लोगों से ना तो ज्यादा दोस्ती अच्छी, ना ज्यादा दुश्मनी अच्छी। क्योंकि कभी कभी आपको दोस्ती में इतने वो आपको मदद कर देंगे कि एक समय के आने के बाद, जैसे कहा जाता है, 100 सुनार की तो एक लुहार की। तो उसी वाली बात है कि एक समय आपको ऐसा दगा देंगे, दगा के रूप में ऐसी चीजों को मांग कर बैठेंगे कि जिसको आप मना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो था खत्म हुआ, शीत युद्ध का दौर। हम लोग ये पूरा जो विश्व था ये दो भागों में बट चुका था। इसको हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये दोनों अलग हुआ था, शीत युद्ध का दौर कैसे खत्म हुआ, अंत कैसे होता है, दो ध्रुवीय जो पूरा विश्व जो दो ध्रुवियों में बट चुका था, ये कैसे खत्म होता है, वो अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो नए एनसीईआरटी का जो सिलेबस में चेंजेस हुए थे, उसमें ये चैप्टर था नहीं। ठीक है, लेकिन ये समझने के लिए, पूरे ये समकालीन विश्व की जो राजनीति है इसको समझने के लिए, ये चैप्टर का अनुभव होना, ज्ञान होना जरूरी था, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया। आगे हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर्स को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। और जो लोग नए हैं, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, इसको लोगों, जितना जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, जहां तक आप कर सकते हैं। और ताकि सभी को इसका फायदा मिले। ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेज होती रहेंगी।
ठीक है। और बीच बीच में मैं लाइव क्लासेस में भी आऊंगा इसके लिए। ठीक है।